नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माध्यमिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो आपको इस वीडियो में सोल्व करवा के बताने वाले हैं। दोस्तों, आपके पास समय बहुत कम बचा है और आपकी परीक्षाएं हैं वो मार्च में स्टार्ट होने वाली है। तो देर नहीं करते हुए अभी से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, चैनल पे आपको सारे जितने 6 पेपर है, आपके 6 पेपर के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आपको करवाए जाएंगे। आप अच्छे से देखिए और मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, उन्हीं में से आपकी परीक्षाओं में पर्सन मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुभारंभ करते हैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए। और यहाँ पे पहला वीडियो हमारा आ रहा है और यहाँ पे हम पूरे सभी प्रश्नों का आंसर है वो फटाफट देखने वाले हैं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट है वो कब पारित हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कुछ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि दोस्तों कितने होंगे, लगभग 11-12 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको इस बार पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उसका सही आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट 1919 को जारी किया गया था और आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। रोलेक्ट एक्ट के माध्यम से दोस्तों जो भी भारतीय लोग थे जो कि आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनको बिना वकील, बिना दलील उनको कैद कर लिया जाता था और उनको अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, इस प्रकार के कानून थे। और जो 1919 का अधिनियम बना था उसमें कोई भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार के नियम आपने पढ़े होंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने वाला कौन सा अधिकारी था? बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जनरल डॉयर। नेक्स्ट देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा जो असर है वो किस पे पड़ा था? जापान, फ्रांस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन पे? तो 18 नंबर में दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका पे। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पे, भारत का मुख्य अपशिष्ट जो पदार्थ है वह कौन सा है? तो जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब फ्लाई ऐश, फॉस्को जिप्सम, लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो। और दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप अगर इन सभी जो मैं पेपर आपको बताने वाला हूँ इनको आप अच्छे से देख लेंगे, वीडियो भी देख लेंगे, आप इनका नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और आप एकदम अच्छे नंबर से पास होंगे, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो तकनीक है वो किस देश में विकसित हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो 5 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक जो सिद्धांत है वह कौन सा है? तो 6 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समग्र मानवतावाद। यानी कि भारतीय जनता पार्टी है जो है उसका मुख्य प्रेरक जो सिद्धांत है वो समग्र मानवतावाद बताया गया है। राजनीतिक सुधारों का काम मुख्यतः कर सकते हैं, तो किसको कर सकते हैं? राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक दल को, आंदोलन को या फिर उपयुक्त सभी को? तो 8 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का जो गठन है वो कब हुआ था? यहाँ पे दोस्तों 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 में। तो फटाफट आप इनको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क लगा के रख लीजिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 1986 में। ठीक है, 1986 में। कृषक सहकारी समिति अपने सदस्यों को जिस खर्च के लिए अ, ऋण मुहैया कराती है वह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप अपना आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। तो 10 में दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी सभी के लिए वो ऋण मुहैया करवाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, कृषि आधारित जो उद्योग है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सिलाई मशीन है, सूती वस्त्र उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है या फिर तांबा उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग है वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। आपको पता है कि वस्त्र है वो कपास के रूप में अपन उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसको निर्माण करते हैं। तो वो कृषि के अंदर ही आता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाले वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका रही है। तो मुख्य भूमिका में कौन रहे हैं यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण जो है उसमें एक देश को अलग अन्य देश से जोड़ने की जो कार्य प्रणाली है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से संपन्न होती है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, उद्योगपति नए मजदूरों की जो भर्ती के लिए प्राय एक वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा है, या जो रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखेंगे जोबर। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? जोबर। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका में खालिस्तान दिया गया है नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी थी।
तो कौन सी बीमारी है वो यहाँ पे दिखाई दी थी? तो रिंडर पेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? रिंडर पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे दिया गया है खालिस्तान का। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का किसे स्थापित करने की फिराक में रहती है? तो किसको रखती है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक प्रभुत्व को, प्रभुत्व, ठीक है। थर्ड नंबर में आप लिख लेंगे राजनीतिक प्रभुत्व। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 नंबर है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और किसके आधार पर करती है? तो किसके आधार पे इसका जो किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रति व्यक्ति आय। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे इसकी गणना है वो की जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली में किसका उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसका वस्तु जो प्रणाली है, विनिमय प्रणाली है, उसका उपयोग उसमें किया जाता है? तो ये सभी आप जानते हैं, ये तो अच्छी प्रकार से मुद्रा का उपयोग है इसमें किया जाता है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले पैसे देते हैं, मुद्रा देते हैं, वही यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लास्ट तक आप हमारे साथ बने ही रहिए। आपकी बोर्ड एग्जाम लगेंगे तब तक दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलने वाला है, और ये मैं यकीन दिलाता हूँ जब आप पेपर देंगे तब आपको यकीन हो जाएगा, अभी आप यकीन नहीं करते हैं तो। बाकी आप देख सकते हैं 8th क्लास के, पिछली साल 8th क्लास के विद्यार्थियों को यहाँ पे 90+ स्कोर है वो करवाया है हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप यकीन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका क्षतिपूर्ति अधिकार। कौन सा? क्षतिपूर्ति का जो अधिकार है या क्षतिपूर्ति का जो निवारण है वो यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं, ठीक है। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो इटली का एक महान खोजी यात्री था। तो क्या था वो? इटली का एक क्या था? महान खोजी यात्री था। आप लिखेंगे यहाँ पे खोजी यात्री, ठीक है, इटली का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है कि 1914 से लेके 1918 के मध्य हुआ था, ठीक है। तो इसके मध्य में आर्थिक जो संकट है वो किसके रूप में यहाँ पे हुआ था? तो वो होता दोस्तों आर्थिक महामंदी। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर्थिक महामंदी, ठीक है, आर्थिक महामंदी। नेक्स्ट आप देखेंगे गिल्ड्स से क्या आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों ये क्या है? उत्पादकों के एक संगठन होते हैं, ठीक है, जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते हैं, उत्पादकों को नियंत्रण रखते हैं तथा मूल्य तय करते हैं। मतलब ये एक प्रकार के ऐसे संगठन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कारीगर होते हैं। मान लीजिए आप कोई भी कारीगर है, आप सिलाई मशीन का मान लीजिए या फिर और किसी का मान लीजिए, तो उनको क्या करते हैं? ये प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? परीक्षण देते हैं, ठीक है, प्रशिक्षण देते हैं उनको, ठीक है। और साथ ही साथ उनका नियंत्रण रखते हैं, किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका मूल्य तय किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जननिकी इंजीनियरिंग का जो है तात्पर्य है या महत्व है वो क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि जननिकी जो इंजीनियर होता है उनको बीजों की नई संकर किस्मों के आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक है। यानी कि कोई भी बीज मान लीजिए, ठीक है, उनका जो संकर बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं कि संकर किसको बोलते हैं? दो ऐसे अलग अलग आप मान लीजिए पौधे ले लेंगे, उनका बीज को मिश्रण करके एक नया पौधा इनोव करेंगे, उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ये इसके लिए यूज किया जाता है। वर्षा जल का जो संरक्षण है उसका अर्थ आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार मार्क करके लिखेंगे, ठीक है। वर्षा जल का संरक्षण, तो दोस्तों वर्षा जल को एकत्रित करना, यानी कि वर्षा जल जो है उसको हम एकत्रित करते हैं, ठीक है, एकत्रित करना ही क्या होता है? वर्षा जल का संरक्षण कहलाता है। अब आपको पता है कि राजस्थान में टांका के माध्यम से, कुओं के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से, बावड़ियों के माध्यम से इसको संरक्षित किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि मैं फटाफट आपको बोल रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए परिवहन का क्या आशय है? परिवहन का क्या आशय है? तो दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से, यानी कि कोई भी जो वस्तुएं हैं, एक मिनट यार, कोई भी जो वस्तुएं हैं दोस्तों, वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अपन लेके जाते हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। या दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप किताब की लैंग्वेज लिखे, आप अपनी लैंग्वेज भी लिखे। जो अपनी लैंग्वेज में लिखता है वो उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मैं आपको पहले बता दूँ, आपकी मैं कॉपी भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वस्तुओं का जो, सेवाओं का जो एक स्थान से, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो ले जाया जाता है, उसी के माध्यम से हम परिवहन का उपयोग करते हैं, और ये परिवहन का एक मेन मोटो होता है। लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। दोस्तों लोकतंत्र की कोई भी दो विशेषताएं आपको बतानी है, जैसे कि आप बता सकते हैं, एक तो हो गया आपका
राजनीतिक दल, ठीक है। एक तो राजनीतिक दल जो लोकतंत्र की विशेषताओं के रूप में होता है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि, एक क्या होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है। जो प्रतिनिधि, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री बनना है तो एक राजनीतिक दल होगा और उस दल का एक निर्वाचित मंत्री होगा या प्रतिनिधि होगा, एक व्यक्ति होगा जो कि जाके लोकतंत्र में कार्य करेगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गया तो वो क्या था, एक लोक दल था, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति था और फिर वो निर्वाचन होने के बाद एक सत्ताधारी बन गया, एक शासन कर रहा है वो, जो कि संविधान के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य है। तो दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि कुछ कमियों के बावजूद भी पूरे विश्व में इसको स्वीकार किया जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि विश्व के जितने भी ज़्यादातर जो देश है वो किसको ले रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकारें बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है। यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक सुधारों में मुख्य चिंता किस बात की होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 आपको पूछा गया है उसमें दोस्तों आम नागरिक की जो राजनीतिक भागीदारी के स्तर पर गुणवत्ता में सुधार हो। यानी आम नागरिक, जो आप आम नागरिक है जो 18 वर्ष पूरे कर लेते हैं, वो ही दोस्तों लोकतांत्रिक जो सरकार है उसका निर्माण करते हैं। तो मुख्य चिंता का विषय यही है कि जो आम नागरिक है, ठीक है, उनकी भागीदारी है, उनके जो स्तर है, उनकी जो गुणवत्ता है, उनका जो देखभाल है, उनकी जो नियंत्रण प्रणाली है, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक क्षेत्र के किन्हीं दो सेवाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे संचार, ठीक है। एक तो आप संचार लिख सकते हैं, एक आप यहाँ पे बैंकिंग लिख सकते हैं, ठीक है। एक आपका सेवा क्षेत्र भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे कि आप इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, आपके इसी में आते हैं। संचार, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह ये सारे किस में आएंगे, आपके तृतीय क्षेत्र में आएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र पूछा जाता है तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या आ जाता है, कृषि आ जाता है, ठीक है। और सेकंड में क्या आ जाता है, द्वितीय में क्या आ जाता है, आपके उद्योग धंधे आ जाते हैं, ठीक है। उद्योग धंधे आ गए आपके, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। दोस्तों ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये आपके पेपर में छप गया है और ऐसा कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जो सेवा क्षेत्र है, सेवा संचार का जो क्षेत्र है, बैंकिंग का क्षेत्र है, इंश्योरेंस का क्षेत्र है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या होती है, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन एनडीपी, ठीक है, या फिर एनडीपी बोलेंगे, नेशनल, ठीक है, डेवलपमेंट जो आपकी प्राइस है, ठीक है। इसको अपन डिनोट करेंगे जो आपका बाजार अंतिम वस्तुओं का मूल्य हो गया, यानी कि जो हमारी जीडीपी हो गई प्लस जीडीपी के साथ में आपका क्या हो जाएगा, आपका जो क्या हो जाएगा, बाजार मूल्य इसमें ऐड होता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर दूसरे देश में कोई लोग रहते हैं हमारे देश के, वो जो इनकम करते हैं वो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। इसके बाद दोस्तों आपको लघुतात्मक प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो लघुतात्मक प्रश्नों को आप मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखेंगे आप इसको, ठीक है। 100% आने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत के साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार विनिषेध की अवस्था में रहता है, स्पष्ट कीजिए। संकटग्रस्त और लुप्त जातियों में कोई दो अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको स्टार मार्क कर रखेंगे और उनको ज़रूर याद करेंगे, ठीक है। आप विश्वास करके देखिए मेरे साथ, ठीक है, आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या कैसे जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है। आगे मैं बात करूंगा गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं। तो कृषि वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे। इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाके ज्वाइन हो जाइए। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है और क्यों है। इसके बाद देखिए बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो दोस्तों श्रीलंका का हो गया आपका, और जो आपका अमेरिका का हो गया, ये दो तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर एग्जाम में आती है। यहाँ पे देखेंगे आप क्या सामाजिक अंतर सभी देशों में अस्तित्व रखते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे जो आपके आधार पे आपको उसका आंसर देना होगा। नेपाल तथा बोलेशिया के आंदोलन में क्या समानताएं थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 90% चांस इस प्रश्न के आने के। इसके बाद देखिए विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो स्टार मार्क कर रहा हूँ उनको आप देख लेना।
बाकी इनका जो सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फाइल है वो आपको मैंने बता दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। स्वयं सहायता समूह के कोई 2 लाभ बताइए। तो दोस्तों स्वयं सहायता यानी कि दोस्तों स्वयं सहायता ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनती है, इस प्रकार के कार्य इसमें देखे जाते हैं। यहाँ पे देखिए उपभोक्ता को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से बचने के कोई 2 उपाय आपको बताने हैं। इसके बाद दोस्तों आपके बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, लघुतात्मक, इसके बाद में निबंधात्मक, ठीक है। इनको आप देखेंगे यहाँ पे, भारत में संसाधन नियोजन के प्रमुख सोपानों को आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसी एक चुनौती है, कोई 3 तर्क दीजिए। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क करके इसको रखेंगे। इसके बाद देखिए प्रौद्योगिकी की वैश्वीकरण, दोस्तों वैश्वीकरण का जो क्वेश्चन है वो आपका छोटे क्वेश्चन है उसमें भी फंसेगा, और बड़ा क्वेश्चन है उसमें भी फंसने के 90% चांस है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, दोस्तों महात्मा गांधी जी जो थे उनकी जो यात्रा थी, दांडी यात्रा, ये सभी को पता है आपको, ठीक है। 1930 में हुई थी, ठीक है, मार्च में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों गांधी जी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, 100% आप इन तीनों चीज़ों को पढ़ लेना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ पेपर में आएगा, ठीक है। आप खुद भी सोच सकते हैं, आप जब पढ़ते हैं तो आपको खुद को रियलाइज़ होता है कि यार ये आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषाई राज्यों के गठन के बारे में, ठीक है। भाषाई आधार पे सबसे पहले जो राज्य था वो आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है। बाकी इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है लास्ट वाला, जिसमें कि आपको मानचित्र से रिलेटेड होगा और आपको कुछ चीज़ें हैं वो मानचित्र में पूछी जाएगी। ये दोस्तों आपको भारत के मानचित्र में और विश्व के मानचित्र दोनों में से किसी में भी पूछी जा सकती है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप एक मैप है, एक बुक आएगी आपकी 10-15 रुपए की आएगी, या 20-30 रुपए की आएगी, 2-3 जने मिलके उसको ले सकते हैं, उसमें काफ़ी सारे आपके मैप आ जाएंगे, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से भरे जाएंगे। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे देखिए फरीदाबाद आपको पूछा गया है। अब फरीदाबाद कहाँ पे है ये तो आपको पता होगा, यूपी में है, ठीक है। तो ये राजस्थान हो गया, तो राजस्थान के ऊपर आएगा आपका, ठीक है। तो फरीदाबाद आप यहाँ पे टिक करेंगे, ये गोला जो मैंने लगाया यहाँ के आसपास आपका फरीदाबाद आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नाम रूप, ठीक है, नाम रूप आपको पूछा गया है, जो कि आपका कहाँ पे है, ये यहाँ पे है आपका, ठीक है, जो आपका मेघालय है, ठीक है, वहाँ पे है आपका। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कोटा गुंडम, दोस्तों कोटा गुंडम है वो आपका आ जाता है यहाँ पे नीचे, आपको बता देता हूँ मैं, एक बार इसको और छोटा कर देता हूँ। कोटा गुंडम आपको पूछा गया है, जो कि आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला पूछा गया है उरण, उरण दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे गोवा के आसपास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको इनको पढ़ लेना है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी और भी आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए, टेलीग्राम के लिए, फेसबुक के लिए सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले एक और इंपॉर्टेंट पेपर के साथ। जय हिंद।